फिजियोलॉजी में पिछले क्लास में अपन ने स्तन ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका विकास बढ़ाता है, स्तन ग्रंथियों की संरचना अपन ने देखी थी। स्तन ग्रंथियों की संरचना के बारे में अपन ने देखा था, मेमोरी ग्लैंड। अब आज हम बात करते हैं स्तन ग्रंथियों को प्रभावित करने वाले कारक, इनके ग्रोथ को, इनके जो मिल्क का जो निर्माण होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक। कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो स्तन ग्रंथियों के विकास और स्तन ग्रंथियों के कार्य को, इनके सिक्रेशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हार्मोनों के बारे में। तो इनमें कुछ हार्मोन हैं जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा सोमेटोट्रोपिन जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन जिसको ACTH कहा जाता है, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका कार्य क्या होता है? थायराइड हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन उसके स्त्राव को बढ़ाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसको बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसके संश्लेषण को बढ़ाता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है? ये जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है, स्तन ग्रंथियां जो होती है, उनके विकास में भी सहायता करता है। सही है, इसके स्तन ग्रंथियों के विकास में भी सहायता करता है। एक होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि, शरीर की ग्रोथ में सहायता करता है, जैसे कि हड्डियों का विकास कराना। इसके अलावा जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनका विकास कराना, विकास में सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा ये साथ साथ जो स्तन ग्रंथियां होती है, मेमोरी ग्लैंड जो होती है, उनके विकास में भी सहायता करता है। एक होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये दुग्ध स्त्रवण की शुरुआत करवाता है, मिल्क सेक्रेशन की शुरुआत में सहायक होता है। जैसे कि लैक्टेशन हार्मोन जो होता है, सही है, लैक्टेशन के लिए जो हार्मोन जो होता है, लेक्टिन हार्मोन, उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, मिल्क के निर्माण में सहायक होता है। तो उसकी सहायता करता है ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि दूध के निर्माण में या मिल्क के फॉर्मेशन में सहायता करता है और उसके स्त्रवण में भी सहायता करता है। तो अपन इसमें याद रखेंगे दुग्ध स्त्रवण में सहायक, दुग्ध स्त्रवण में सहायक। दूसरे हार्मोन आते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो कहाँ से स्रावित किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, आप लोगों को पता होगा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कहाँ से किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की जो थीका कोशिकाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय में पाए जाते हैं फॉलिकल्स, जिसको पुट्टिकाएं बोलते हैं। क्या पाए जाते हैं? पुट्टिकाएं। सही है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है पुट्टिकाएं, जिनको क्या बोला जाता है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की, जिसे बोला जाता है थीका कोशिकाएं। क्या बोला जाता है उनको? थीका लेयर या थीका कोशिकाएं, कोशिकाओं की एक परत, थीका कोशिकाएं बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्राफिन फॉलिकल की संरचना मैंने आपको बताई थी। ग्राफिन फॉलिकल की संरचना में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चारों तरफ थीका कोशिकाएं जो होती है वो एक लेयर बनाती है और बीच में अंडाणु उपस्थित होता है। सही है, बीच में अंडाणु उपस्थित होता है, जिसके ऊपर जोना पेलुसिडा की परत पाई जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर क्यूमुलस ऊपरस की भी परत पाई जाती है, और इसके चारों तरफ एक कोशिकाओं की लेयर होती है जिसे बोला जाता है थीका कोशिकाएं। तो अपन कह सकते हैं थीका लेयर पाई जाती है। इन थीका कोशिकाओं की सहायता से, इन थीका कोशिकाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। किससे?
थीका कोशिकाओं। याद रखना है आपको, अंडाशय में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? थीका कोशिकाओं के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है। अगर उसके अंदर आपको कई उदाहरण जैसे कि ऑप्शन दे, अंडाशय हो गया, कार्पस ल्यूटियम हो गया, सही है, इसके अलावा गर्भाशय हो गया, इसके अलावा प्लेसेंटा हो गया, ये 3-4 अगर आपको ऑप्शन दे तो आपको क्या करना है? अंडाशय। अंडाशय में भी अगर पूछा जाए कि अंडाशय में भी कौन सी कोशिकाओं के द्वारा इसका स्त्राव होता है, तो कौन सी कोशिकाएं? थीका कोशिका। ये आपको याद रखनी है, सही है। अब ये तो हो गया इसका निर्माण कहाँ से होता है। अंडाशय से, अंडाशय में पाए जाने वाले फॉलिकल जो होते हैं, पुट्टिकाएं, जो कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, इसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ग्राफियन फॉलिकल के चारों तरफ यह जो थीका कोशिकाएं होती है, सभी जो फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सभी के ऊपर पाई जाती है थीका कोशिकाएं, और इनके द्वारा ही एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कार्य करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करता है जो लोब्यूल्स जो होती है, एल्यूलर ग्रोथ, मतलब इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसके साथ एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम से। अब कार्पस ल्यूटियम क्या होगा? Cl जिसको बोला जाता है, Cl जिसको बोला जाता है। ये पुट्टिकाओं के फटने के बाद इनके अंदर से ग्राफिन फॉलिकल जब फटती है, इसके बाद में अंडाणु होता है, ये तो बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जो थीका कोशिकाओं की जो लेयर होती है, वो आगे जाके किसका निर्माण करती है? वो आगे जाके कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। अब ये दोनों हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये क्या कार्य करते हैं? इनका कार्य होता है लोब्यूलर एल्यूलर ग्रोथ करवाना। लोबुलो एल्यूलर ग्रोथ। पिछली क्लास में अपन ने जब स्तन ग्रंथियों की आयन की संरचना अपन ने देखी थी, तो आयन की संरचना में मैंने आपको एक संरचना बताई थी, जिसके अंदर ये क्या होता है? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स होगी, लोब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है? एल्यूलाइज। लोब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी एल्यूलाइज, जहाँ पे मिल्क का निर्माण होता है या मिल्क फॉर्मेशन की क्रिया यहाँ पे होती है, सही है। अब इसका विकास, मतलब एल्यूलर और लोब्यूल, लोब्यूल तो ये हो गया, और इसके अंदर पाई जाने वाली एल्यूलाइज, तो इनका विकास करने में सहायक होते हैं कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन जो होता है, वो इस एल्यूलाइज और इसके अलावा ये जो लोब्यूल्स है, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनकी जो मात्रा होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होती है, वो संतुलित होनी चाहिए। जितनी मात्रा एस्ट्रोजन की होती है, उतनी मात्रा प्रोजेस्टेरोन की भी होनी चाहिए। नहीं तो अगर एक हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार मिसबैलेंस हो जाता है। मिसबैलेंस कैसे? जैसे कि जो टीट्स जो होते हैं, कैटल के अंदर एक टीट्स की लंबाई ज़्यादा हो गई, या अपन कह सकते हैं अनियमित ग्रोथ हो गई, बाकी 3 छोटे हैं, बाकी 1 बड़ा हो गया, या आप कह सकते हैं कि 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं। तो वो चीज़ें किस वजह से होती है? वो चीज़ें होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इम्बैलेंस होने की वजह से। इनकी मात्रा दोनों में समान होनी चाहिए, समान सिक्रेशन इनका होना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश इन दोनों में अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो ये अनियमितताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद में तीसरा प्रकार, तीसरे हार्मोन आते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन। इसको एफएसएच बोला जाता है, अपन इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच और एलएच हार्मोन। अब ये क्या काम करते हैं? ये स्तन ग्रंथियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इधर देखो, एफएसएच जो होता है वो किसके निर्माण में सहायक होता है? एफएसएच जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक। एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कैसे करवाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय में पाई जाने वाली पुट्टिकाओं से। अब ये जो पुट्टिकाएं होती है, इनका निर्माण कौन करवाता है? इनका निर्माण करवाता है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके बारे में अपन पहले
पढ़ चुके हैं। एफएसएस हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की अपन कह सकते हैं फॉलिकल्स होती है पुट्टिकाएं, उनके निर्माण में सहायक होता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में भी ये सहायक होता है। एलएच हार्मोन किस प्रकार सहायता करता है? एलएच हार्मोन मैंने आपको बताया था, जब ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, उसके बाद में ग्राफिन फॉलिकल या परिपक्व कोटिका का निर्माण होता है। परिपक्व कोटिका में जब एलएच की मात्रा बढ़ेगी तो अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। अंडोत्सर्ग की क्रिया का मतलब होता है इसके अंदर अंडाणु अलग हो जाएगा और बाद में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। तो कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में कौन सा सहायक है? एलएच हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक। और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में सहायक है तो जाहिर सी बात है प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव भी इसी के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। और कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कौन करवाता है? एलएच हार्मोन। इसके अलावा ईस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन पुट्टिकाओं के द्वारा, अंडाशय में पाई जाने वाली पुट्टिकाओं के द्वारा। और पुट्टिकाओं का निर्माण कौन करवाता है? एफएसएच हार्मोन। तो इनडायरेक्टली रूप से एफएसएच हार्मोन ईस्ट्रोजन का निर्माण करवाएगा और एलएच हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण में सहायक होता है। और जब ईस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण हो गया, तो ये दोनों क्या करते हैं? लोब्यूलो एल्यूलर ग्रोथ का काम करते हैं। इसके बाद में चौथा आता है प्रोलैक्टिन। चौथा हार्मोन का नाम कौन सा आता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये क्या करवाता है? ये लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक का मतलब होता है मिल्क का फॉर्मेशन। लैक्टोजेनिक का मतलब होता है मिल्क फॉर्मेशन। दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन का मतलब होता है कि ये मिल्क फॉर्मेशन यानी कि दुग्ध निर्माण में सहायता करता है। दुग्ध निर्माण कहाँ होता है? दुग्ध निर्माण होता है एलुलाइज के अंदर, और एलुलाइज के अंदर ये क्रिया करके मिल्क फॉर्मेशन का कार्य करवाता है। पांचवा प्रकार इसके अंदर हो गया ऑक्सीटोसिन। पांचवा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित किया जाता है। पश्च भाग से स्रावित किया जाता है, जिसका नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इससे क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से इसका निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोहाइपोफाइसिस का जो कंट्रोल होता है डायरेक्ट किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग का कंट्रोल किस अंग के द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है, उसको फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस में भेज दिया जाता है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो भाग है इसके अंदर इसको संग्रहित किया जाता है, और जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से स्रावित करके रक्त में छोड़ दिया जाता है। रक्त में छोड़ने के बाद ये अपने स्थान पर जाके अपने लक्ष्य पर जाके अपना कार्य करता है। इसके साथ साथ एक हार्मोन और होता है जिसको बोला जाता है वैसोप्रेसिन, जो किडनी में क्या करता है? जल के पुनर्अवशोषण में सहायता करता है। किडनी में जल के पुनर्अवशोषण में सहायता करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वो हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन के समान ही हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और हाइपोथैलेमस में स्रावित होकर न्यूरोहाइपोफाइसिस में संग्रहित किया जाता है। और न्यूरोहाइपोफाइसिस में संग्रहित किया जाएगा, उसके बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसी प्रकार उसका भी रक्त में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन किस प्रकार किया जाता है? देखो, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो मिल्क का निर्माण करवा गया। मिल्क फॉर्मेशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रोलैक्टिन के द्वारा। इसका तो अपना कार्य पूरा हो गया, प्रोलैक्टिन का कार्य हो गया।
अब जैसे प्रोलैक्टिन का कार्य पूरा होता है तो उसके बाद में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है अपना प्रभाव दिखाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मैंने आपको पिछली क्लास में लोब्यूल्स की संरचना बताई थी। लोब्यूल्स के अंदर मैंने आपको एलुलाइज बताई थी, गुब्बारे नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है, उनको क्या कहता है, एलुलाइज। एलुलाइज के अंदर मिल्क फॉर्मेशन होता है। ये मिल्क फॉर्मेशन की क्रिया कहाँ होती है, इनके अंदर मान लो ये मिल्क सिक्रेशन हो, मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, दूध का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन हो गया तो इसको बाहर निकालना की जरूरी है। इसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इन एलुलाइज के ऊपर पाई जाने वाली मायो एपिथेलियम कोशिकाएं, मायो एपिथेलियम कोशिकाओं के ऊपर संकुचन पैदा करता है। कहाँ पे, देखो लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है एलुलाइज पाई जाती है। एलुलाइज के ऊपर पाई जाती है मायो एपिथेलियम की कोशिकाएं। एलुलाइज के ऊपर क्या पाई जाती है, मायो एपिथेलियम की कोशिकाएं। और इन मायो एपिथेलियम की कोशिकाओं में संकुचन उत्पन्न करवाता है कौन, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन इनमें संकुचन उत्पन्न कराएगा तो जाहिर सी बात है इनमें संकुचन उत्पन्न होगा तो ये जो मिल्क इनके अंदर भरा पड़ा है वो आगे बाहर आ जाएगा। इसमें आ जाएगा डक्ट में आ जाएगा, जो कि अडर सिस्टम के अंदर चला जाएगा। अडर सिस्टम के अंदर चला जाएगा, अडर सिस्टम से होते हुए कीट के द्वारा बाहर निकाल के जाएगा। तो इसका काम क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन जो होता है एलुलाइज के ऊपर पाई जाने वाली मायो एपिथेलियम कोशिकाओं में संकुचन पैदा करवाता है, जिससे इन एलुलाइज में भरे जो मिल्क जो है उसको उनसे बाहर निकाला जा सके। सही है, ये सारे हार्मोन समझ में आ गए। ये 5 प्रकार के हार्मोन अपन ने देखे। सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या एसीटीएच। ये क्या करते हैं, ये तो ग्रोथ करवाने में सहायता करते हैं, मतलब ये स्तन ग्रंथियों की सामान्य विकास और वृद्धि में सहायता करते हैं। इसके अलावा दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, इन लोब्यूल्स का विकास कराने में सहायक होते हैं। लोब्यूल्स और इसके अलावा जो एलुलाइज होती है इनका विकास कराने में सहायक होते हैं। लोब्यूल्स और एलुलाइज होती है इनके विकास में सहायक होते हैं। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रों में इनके निर्माण में सहायता करवाते हैं। सही, जैसे कि एफएसएच हार्मोन कुटिकाओं का निर्माण कराता है और कुटिकाएं जो होती है वो किसका निर्माण करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करती है। दूसरा अपन बात करते हैं ल्यूटेराइजिंग हार्मोन, क्या करता है, कार्पस ल्यूटेम का निर्माण करवाता है और कार्पस ल्यूटेम जो होती है प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के स्त्राव में सहायता करती है। चौथे प्रकार का प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मिल्क फॉर्मेशन का कार्य करता है, इसके अंदर एलुलाइज के अंदर। पांचों प्रकार का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के हाइपोथैलेमस भाग से स्त्रवित किया जाता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम एलुलाइज के ऊपर पाई जाने वाली मायो एपिथेलियम सेल्स में संकुचन उत्पन्न करवाना, जिससे इनके अंदर जो मिल्क है वो लेट डाउन हो जाए, मतलब निकल के बाहर आ जाए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिल्क लेट डाउन का, मिल्क लेट डाउन प्रोसेस जो होता है किसके द्वारा करवाया जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर ये शब्द लिखा हुआ आ जाता है मिल्क लेट डाउन, आप अगर हिंदी पे अगर समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश का भाग 5 में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर उसमें मिल्क लेट डाउन ये लिखा हुआ आ जाए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऑक्सीटोसिन, क्या करना है इसमें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कर देना है आंसर। तो ये हो गए इसके हार्मोन। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन का मतलब होता है एलुलाइज से मिल्क को संकुचन के द्वारा बाहर डक्ट के अंदर, या अपन कह सकते हैं कि अडर सिस्टम के अंदर पहुंचाना। मिल्क को एलुलाइज के द्वारा, एलुलाइज में जो फॉर्मेशन हुआ है मिल्क का, उसको डक्टस के द्वारा अडर सिस्टम में पहुंचाने का कार्य जो होता है उसको बोला जाता है मिल्क लेट डाउन। और ये किसके द्वारा किया जाता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं मिल्क लेट डाउन। आवासना अपन गाँव में इसको बोला जाता है
कि गाय भैंस का पहुंचना मिल्क लेट डाउन कहलाता है। ये कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ऑक्सीटोसिन। कई बार क्या होता है, मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस कई बार नहीं होती है, तो उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे कि जो पशु होता है उनके अंदर मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके द्वारा होता है ऑक्सीटोसिन का, जो अपन इंजेक्शन लगाते हैं उसको बोला है, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है जो मिल्क लेट डाउन के लिए लगाया जाता है। अब मिल्क लेट डाउन कैसे किया जाता है? मैंने आपको बताया एलुलाइज होती है, एलुलाइज के ऊपर पाई जाने वाली मायोएपिथेलियम कोशिकाएं, मायोएपिथेलियम कोशिकाएं, इनमें क्या होता है? संकुचन उत्पन्न होता है, इनमें संकुचन उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा इन मायोएपिथेलियम कोशिकाओं में संकुचन उत्पन्न होता है, और जो मिल्क जो होता है, मिल्क सिक्रेशन, मिल्क सिक्रेशन होता है, और मिल्क सिक्रेशन होते है कहाँ जाएगा? डक्टस में, डक्टस में जाएगा। डक्टस में जाने के बाद ये अडर सिस्टर्न में चला जाएगा। अडर सिस्टर्न में चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है? मिल्क लेट डाउन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? मिल्क लेट डाउन। अब मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस कैसे होती है? जैसे कि मान लो गायों के अंदर अगर देखें, काऊ के अंदर देखो, तो बछड़े को देखना, बछड़े को देखना, या इसके अलावा कई प्रोसेस होते हैं, जैसे कि अडर को साफ करना, अडर को साफ करना, साफ या करना या धोना, या धोना। पानी से अगर अडर को धोया जाता है तो उस समय क्या होता है? उस समय भी जो काऊ होती है, काऊ के अंदर ऑक्सीटोसिन का स्त्राव कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव कर दिया जाता है। सही है। अगर गाय बछड़े को देखती है उस समय भी उसमें ऑक्सीटोसिन का स्त्राव हो जाता है, जो कि मिल्क लेट डाउन को आगे प्रोसेस करता है। इसके अलावा अडर को साफ करने या अडर को धोते समय भी ये ऑक्सीटोसिन में स्त्राव किया जाता है। या कई बार कई गायें जो होती है उनके अंदर जो पशुशाला होती है, पशुशाला में जो बर्तन होते हैं, दूध के जो बर्तन होते हैं, उनकी आवाज सुनने के बाद भी ऑक्सीटोसिन का स्त्राव शुरू हो जाता है। बर्तनों की आवाज सुनने के बाद भी ये ऑक्सीटोसिन का स्त्राव शुरू हो जाता है और मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस हो जाती है। सही। अब ये किस प्रकार होती है? देखो, अडर के अंदर क्या होता है? अडर के अंदर जैसे ही गाय जो होती है बछड़े को देखती है, या अपन कह सकते हैं कि अडर को साफ किया जाता है, या पशुशाला में बर्तनों की आवाज आती है, उस समय क्या होता है? अडर में उपस्थित जो तंत्रिकाएं जो होती है, अडर में तंत्रिकाएं पाई जाती है, अडर में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं संदेश देती है इसको, मस्तिष्क को, ब्रेन को मैसेज देती है, और फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन उस मैसेज को पढ़ने के बाद उसका जवाब देता है, किस रूप में? ये ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करवाता है, पीयूष ग्रंथि को अपना प्रभाव दिखाता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है, और पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव दिखाएगा तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करवाएगी, पीयूष ग्रंथि जो है ऑक्सीटोसिन का स्त्राव कराएगी। और जाहिर सी बात है, ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होगा तो मायोएपिथेलियम कोशिकाओं में संकुचन होगा, तो मायोएपिथेलियम कोशिकाओं में संकुचन से मिल्क सिक्रेशन होगा, डक्टस में आएगा और अडर सिस्टर्नी में आ जाएगा। अडर सिस्टर्नी में आने के बाद अपन कह सकते हैं कि जो मिल्क लेट डाउन का प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद में या तो बछड़े के द्वारा कह सकते हैं अपन, या पशु के जो ओनर जो होता है उसके द्वारा दूध को बाहर निकाल लिया जाता है, मिल्क को बाहर अडर से बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये मिल्क लेट डाउन का प्रोसेस, मिल्क लेट डाउन। ये एक प्रकार का न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहलाता है। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स का मतलब होता है
कि नर्व के द्वारा मैसेज को ब्रेन में ले जाया जाता है और ब्रेन के द्वारा जो एंडोक्राइन होती है उनके ऊपर ये मैसेज भेजा जाता है और एंडोक्राइन के द्वारा डायरेक्ट जो होता है वो हार्मोन का स्त्राव करवाया जाता है, हार्मोनों का स्त्राव करवाया जाता है और हार्मोनों का स्त्राव होगा तो जाहिर सी बात है मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मिल्क लेट डाउन को रोकना। मिल्क लेट डाउन को रोकना। अब मिल्क लेट डाउन कैसे रुकता है, जैसे कि मान लो एलुलाइज होती है, एलुलाइज के अंदर कई बार मिल्क भरा होता है, सही है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, मिल्क लेट डाउन। अब मिल्क लेट डाउन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। अब रोकने का क्या मतलब है, रोकने का मतलब है अगर ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को अगर रोक दिया जाए तो मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस खुद ब खुद रुक जाएगी, क्योंकि मिल्क लेट डाउन प्रोसेस जो है जो किसके द्वारा कराई जाती है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा कराई जा रही है और ऑक्सीटोसिन के द्वारा कराई जा रही है तो जाहिर सी बात है अगर इसको रोकना है, मिल्क लेट डाउन को रोकना है तो ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को बंद करना होगा। और ऑक्सीटोसिन का स्त्राव बंद किस प्रकार किया जाता है, देखो सबसे पहले एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, किसके द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित किया जाता है इसको, तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। जब मिल्क लेट डाउन को रोकना होता है तो मस्तिष्क जो होता है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन के स्राव को बढ़ा देता है, एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर अपना कार्य करता है, मस्तिष्क उसको संदेश देता है कि आप एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव करो। एपिनेफ्रिन हार्मोन क्या करता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वो जो रक्त वाहिनियां होती है उनको संकुचित कर देता है, रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है। कौन सी रक्त वाहिनियां, कौन सी रक्त वाहिनियां, जो अडर में आ रही है, अडर में आने वाली जो रक्त वाहिनियां होती है उनको संकुचित कर देता है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रक्त वाहिनियों की सहायता से ही तो, रक्त की सहायता से तो अडर में आता है। अडर की मायोएपिथेलियम कोशिकाएं जो होती है उनके ऊपर किस वजह से आता है, रक्त वाहिनियों में पाई जाने वाली रक्त के द्वारा ये अडर के अंदर आता है। और जब रक्त वाहिनियों को संकुचित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एपिनेफ्रिन हार्मोन के द्वारा रक्त वाहिनियों को संकुचित कर दिया जाता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाएगा तो मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस रुक जाएगी, मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस रुक जाएगी। किसके द्वारा रोकी जाती है, एपिनेफ्रिन हार्मोन के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस किसके द्वारा रोकी जाती है, एपिनेफ्रिन के हार्मोन के द्वारा। एपिनेफ्रिन हार्मोन रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देता है और रक्त वाहिनियों को संकुचित होगा तो जो ऑक्सीटोसिन है वो पूर्ण रूप से मायोएपिथेलियम कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाएगा और उनमें संकुचन बंद हो जाएगा, जिससे मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस रुक जाएगी। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।